हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद कर रही हूँ सभी अच्छे होंगे। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी किसी कारणवश। क्या करें, कुछ समस्याएं आ जाती हैं ऐसी। कल मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था जिस कारण मैं क्लास नहीं करवा पाई थी और आपको इन्फॉर्म भी नहीं कर पाई थी टेलीग्राम पर। कुछ कर नहीं सकते हैं ऐसी चीज़ों के लिए। चलिए शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास। आज जो आपका टॉपिक रहने वाला है साइंस में वो रहेगा डार्विनवाद, यानी कि डार्विन का सिद्धांत। ठीक है, इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था लैमार्कवाद। आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें 3 सिद्धांत दिए हैं और हर एक सिद्धांत हर बार आपका परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, हर साल कोई ना कोई एक पूछा ही जाता है। आपका 2016 में डार्विनवाद आया हुआ है, 17 में इस प्रकार से आपका जो उत्परिवर्तनवाद है वो पूछा गया था। तो इम्पॉर्टेंट है, इन तीनों को अच्छे से तैयार कर लेना। शुरू करते हैं डार्विनवाद से। तो जो चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जैव विकास की प्रक्रिया को समझाने के लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था जिसका नाम था प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, या फिर इसको प्राकृतिक चयन का सिद्धांत भी बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम है डार्विनवाद। ठीक है, इसके तीनों ही नाम याद रखना आप। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत या फिर डार्विनवाद। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है सीधे सीधे वन लाइनर में या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि आपको प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। इन्होंने किया क्या था? सबसे पहले इन्होंने 5 साल तक लगभग पूरे विश्व की यात्रा की थी और उसके बाद 20 वर्ष तक अध्ययन करने के बाद 1859 में एक अपनी पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और इसी पुस्तक में इन्होंने डार्विनवाद का उल्लेख किया था। जो जैव विकास का सिद्धांत है डार्विनवाद, इसका उल्लेख ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में किया है। ठीक है, चलिए, जो 20 वर्ष तक इन्होंने अध्ययन किया था, जो उस अध्ययन में इन्होंने देखा क्या था, जो पहले यात्रा पर निकले थे, जो भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों को देखा था, उन जीवों में क्या समानताएं थी, किस प्रकार से बदलाव हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, इसी के बारे में उन्होंने वर्णन किया हुआ है। प्राकृतिक वर्ण का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में क्या क्या पॉइंट्स हैं, किस तरीके से व्याख्या करी गई है इसकी, वो यहाँ पर निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। पहला पॉइंट है, देखो, अगर सीधे सीधे 1 नंबर के उसमें आया आपका वेरी शॉर्ट में, तो आपसे जो इसके तथ्य हैं वो पूछे जाएंगे, तो आप पॉइंट्स डालकर सीधे सीधे लिख देना। पहला जो इन्होंने बताया था वो था कि जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता पाई जाती है, यानी कि अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता। दूसरा है जीवन संघर्ष। प्रत्येक जीव इस पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए पूरे जीवन भर कुछ न कुछ संघर्ष करता ही रहेगा। तीसरा पॉइंट है योग्यतम की उत्तरजीविता। जो संघर्ष कर रहा है उस संघर्ष में सफल वही हो पाएगा जो वातावरण, जो बदलाव हो रहा है वातावरण में, उस वातावरण में बदलाव के कारण धीरे धीरे अनुकूलित होता रह रहा है। ठीक है, विभिन्नताएं में हर एक जीव अलग अलग होता है, हर एक जीव में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, हर एक प्रजाति में अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं, यही दिया गया है। 5th पॉइंट है वातावरण से अनुकूलन। तो जो अनुकूलन कर पाते हैं वो जीवित रह पाते हैं, जो नहीं कर पाएंगे वो नष्ट हो जाएंगे। और 6th पॉइंट है नई जातियों की उत्पत्ति। अनुकूलन के बाद जो है वो नई जातियां जो बनती हैं वो अपने पुरानी या पूर्वजों से अलग होती हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने 6 पॉइंट दिए थे, इनको डिटेल में देख लेते हैं। पहला पॉइंट है जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। इन्होंने बताया, डार्विन ने बताया था कि सभी जीव जंतुओं में जनन करने की एक उच्च क्षमता पाई जाती है, लेकिन सभी जीव जीवित रहने में सफल नहीं हो पाते हैं। जिस प्रकार से मैं आपको बताऊं तो मादा एस्केरिस जो होती है वो लगभग अपने जीवन काल में 2 करोड़ या 2 करोड़ 50 लाख के लगभग अंडे देती है, लेकिन हर एक अंडा क्या है, जीव नहीं बनता। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि एक पेड़ से अगर कई सारे बीज उगे हैं और उन बीज को अगर हम डालें तो उन बीज से उतने ही पौधे नहीं बनते। जैसे अगर मानो 40 या 50 बीज हमने डाले तो 40 या 50 पौधे नहीं बनेंगे, हर एक बीज से पौधा नहीं बनता। सेम वैसे ही है, मछली ने अगर अंडे दिए हैं तो उन सभी अंडों से बच्चे बन जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सारे अंडे वयस्क होके वयस्क नहीं होते। इसी प्रकार से आपका बताया था कि अगर ऐसा होने लगे, जितने जीव जंतु हैं उन सारे के सारे जीवित रहने लगे, तो इस पृथ्वी पर क्या है, जगह ही कम पड़ जाएगी, सब जीवित नहीं रह पाएंगे। इसीलिए कि सभी जीव जंतु जो हैं वो एक निश्चित संख्या तक, निश्चित मात्रा तक ही पृथ्वी पर सीमित रह सकते हैं।
ठीक है। तो ये इनका पॉइंट था कि सभी जीवों में जनन की एक उच्च क्षमता पाई जाती है, लेकिन सभी जीव उसमें जीवित रहने में सफल नहीं हो पाते हैं। दूसरा है जीवन में संघर्ष। तो जीवन में संघर्ष की बात करें, प्रत्येक जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जन्म के बाद कई प्रकार के संघर्षों से गुजरना पड़ता है। जिस प्रकार से आप घर में भी देखते हो कि अगर एक माता पिता के एक संतान है तो वहाँ संघर्ष कम होगा, वहीं पर अगर 5-6 संतानें हो गई तो उन संतानों में आपस में संघर्ष चलता रहता है या नहीं चलता रहता है किसी न किसी चीज़ को लेकर। सेम वैसा ही पृथ्वी पर विभिन्न जंतुओं में भी है कि एक जंतु है तो उसको दूसरे जंतु के साथ संघर्ष करना पड़ रहा है। मछलियाँ हैं तो उनको समुद्र में रहने के लिए बड़ी मछलियों के साथ संघर्ष करना पड़ रहा है, उनसे अपनी रक्षा करनी पड़ रही है। वातावरण के साथ संघर्ष करना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि हम सभी को जीने के लिए क्या चाहिए, जल की आवश्यकता है, वायु की आवश्यकता है, इनके साथ भी संघर्ष करना पड़ रहा है। तो यही सारी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पर। अगर मैं इसको डिफरेंट करूँ तो जो लेमार्क ने कहा था जिराफ की जो गर्दन लंबी होने का कारण बताया था लेमार्क ने कि धीरे धीरे क्या हुआ, जो पेड़ पौधे, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे थे वो नष्ट हो गए, तो बड़े पेड़ पौधों को खाने के लिए जिराफ को क्या करनी पड़ी, अपनी गर्दन को ऊंचा करना पड़ा, अपने पैरों को उचकारना पड़ा, और इस प्रकार से जिराफ की जो गर्दन और आगे की टांगें हैं वो लंबी हो गई। पर डार्विन ने क्या कहा कि जो पृथ्वी पर पहले से ही लंबी गर्दन वाले जिराफ भी थे और छोटी गर्दन वाले भी थे। जब धीरे धीरे घास फूस नष्ट होती गई तो छोटी गर्दन वाले जो जिराफ थे वो उस वातावरण के साथ नहीं रह पाए, संघर्ष नहीं कर पाए वहाँ पर खाने के लिए, और धीरे धीरे वो नष्ट होते गए, और जो लंबी जिराफ वाले थे गर्दन वाले वो जिराफ जीवित बच पाए। तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर जीवन संघर्ष में वो बात कही थी, जिराफ की बात, ठीक है। तो जो संघर्ष कर पाएगा वही जीवित रह पाएगा यहाँ पर। अब संघर्ष कैसा हो सकता है, तो सजातीय भी हो सकता है। एक ही जाति में, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि 5-6 अगर बच्चे हैं तो वो संघर्ष सजातीय वाला हो जाएगा। अंतरजातीय, जैसे एक जीव का दूसरे जीव के साथ संघर्ष, जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं उनको बड़े जीवों के साथ संघर्ष करना पड़ता है, उनसे अपना बचाव करना पड़ता है, रक्षा करनी पड़ती है अगर उनको जीवित रहना है तो। और तीसरा है वातावरण के साथ संघर्ष, जो वातावरण में बदलाव हो रहा है ना, उनसे भी संघर्ष करते रहना, यही सारा क्या जीवन संघर्ष में आ जाएगा। अगला पॉइंट है योग्यतम की उत्तरजीविता। तो डार्विन का कहना था कि जीवन संघर्ष में केवल वे ही जीवधारी सफल हो पाते हैं जो स्वयं को वातावरण में निरंतर होने वाले परिवर्तन के अनुसार बदलते रहते हैं। डार्विन का कहना था कि जो जीवन संघर्ष चल रहा है, इस जीवन संघर्ष में वे ही जीव जंतु सफल हो पाएंगे या वे ही जीव जंतु जीवित रह पाएंगे जो वातावरण में जो भी परिवर्तन होता है, प्रकृति में जो भी बदलाव होता है उसको एक्सेप्ट करते रहते हैं और चलते रहते हैं। यहीं से आपका बन गया प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। प्रकृति को चयन किया है, प्रकृति को वर्ण किया, यही क्या है, प्राकृतिक वर्ण का या चयन का सिद्धांत। क्लियर हो गया यहाँ पर। अगला 4th पॉइंट क्या है, विभिन्नताएं। विभिन्नताएं क्या हैं, सभी जीवों में कुछ न कुछ विभिन्नता अवश्य होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर एक माता पिता के जुड़वा संतानें हैं तो उनमें भी क्या है, विभिन्न विभिन्न गुण पाए जाते हैं, वो भी भिन्न होती हैं। सेम इसी प्रकार से हर एक जीव जंतु हर एक से भिन्न है, हर एक प्रजातियां भिन्न हैं। अब जब प्रजातियां भिन्न हैं तो सीधी सी बात है उनमें क्या होगा, उनमें संघर्ष भी अलग अलग होगा। अलग अलग जीवधारी को अलग अलग संघर्ष करना पड़ेगा जीवन के लिए, यही बात विभिन्नताओं में आ जाएगी। नेक्स्ट है वातावरण से अनुकूलन। तो जो जीव स्वयं को पर्यावरण या वातावरण के अनुकूल कर लेते हैं, उसके अनुकूल बना लेंगे, वही जीवित रह पाएंगे, और जिनमें अनुकूलन की क्षमता नहीं होगी वो क्या होंगे, धीरे धीरे उनकी पूरी जाति नष्ट हो जाएगी। जिस प्रकार से आपका डायनासोर है, डायनासोर जो है वो मेसोजोइक काल में पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते, सबसे ज़्यादा विकसित जंतु था आपका डायनासोर। लेकिन जब परिवर्तन हुआ पृथ्वी के पर्यावरण में तो उस परिवर्तन के साथ उन्होंने अपने अंदर बदलाव नहीं किया, अनुकूल नहीं बना पाए उस परिवर्तन के, और धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी पूरी जाति नष्ट हो गई, वो अब लुप्त हो गए। यही है आपका अनुकूलन। तो जिनमें अनुकूलन की क्षमता पाई जाएगी वो क्या होंगे, वो तो जीवित रह पाएंगे, और जो अनुकूलन नहीं कर पाते हैं उनकी पूरी की पूरी जाति नष्ट हो जाती है। जैसे आपका डायनासोर एग्जाम्पल है, ठीक है। अनुकूलन क्या होता है, तो अनुकूलन जो वर्ड है इसका मतलब है कि प्रकृति में जो भी बदलाव हो उसको उस वातावरण में खुद को ढालना ही कहलाता है अनुकूलन, ठीक है। आसपास जो वातावरण है उस वातावरण के अनुसार खुद में बदलाव करना वो होता है अनुकूलन। जैसे रेगिस्तान में जो आपके वृक्ष या पौधे पाए जाते हैं उनकी पत्तियां कांटों में बदल गईं अनुकूलन के फलस्वरूप, क्योंकि वहाँ पानी की कमी है तो पत्तियों ने उस वातावरण में रहने के लिए खुद में एक बदलाव कर लिया, वही कहलाया है अनुकूलन, ठीक है।
चलो अगला क्या है, नई जातियों की उत्पत्ति। नई जातियों की उत्पत्ति कैसे होगी, तो जो भी अनुकूलन से विभिन्नताएं एक जाति में आ जाएंगी, वही धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती रहेंगी। तो जीवों में या जीवधारियों में उत्पन्न विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती रहती हैं, जिस कारण से जो जीव है वो अपने पूर्वजों से, पूर्व जीवधारियों से कुछ ना कुछ अलग होगा। वही है आपकी नई जीव की उत्पत्ति, इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, जिस प्रकार से अगर आपको बताएं तो एक जैसे शेर हो गया, चीता और बिल्ली। ठीक है, शेर चीता बिल्ली जो है वो संरचना उनकी देख पा रहे हैं आप, एक दूसरे से काफ़ी सारी मिलती है। ठीक है, पहले वो किसी एक वातावरण में रहते होंगे, धीरे धीरे विकसित हुए, प्रकृति के साथ संघर्ष किया, पर्यावरण के साथ अलग अलग संघर्ष किया, और धीरे धीरे क्या हुए, उनमें अलग अलग परिवर्तन होते गए, और इस कारण अब वो एक अलग अलग स्पीसीज़ के रूप में विकसित हो गए। शेर ज़्यादा अधिक, इस प्रकार से शेर, चीता, तेंदुआ अलग अलग जातियों में, अलग अलग स्पीसीज़ में विकसित हो गए हैं परिवर्तन के कारण। ठीक, तो इस प्रकार से नई जातियाँ हो गई आपकी विकसित। डार्विनवाद की आलोचना, उम्मीद कर रही हूँ 6 जो पॉइंट हैं आपको समझ में आ गए होंगे। पहला, संतानों की उत्पत्ति। ठीक है, सभी जीवधारियों में एक प्रचुर मात्रा में क्षमता पाई जाती है। जीवन संघर्ष, अगर जीवित रहना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। वातावरण के साथ हो सकता है, जीव जंतुओं के साथ हो सकता है, उनसे अपनी खुद की रक्षा करना। ठीक है, योग्यतम की उत्तरजीविता, तो जीवधारी जीवन संघर्ष के बाद वही सफल रह पाएंगे। संघर्ष भी कर लिया, उसके बाद सफल कौन रह पाएंगे, जो प्रकृति के साथ बदलते जा रहे, प्रकृति बदल रही है उसके साथ साथ हम चेंज होते जाएंगे, वही जीवित रह पाएंगे। भिन्नताएं, सभी को अलग अलग संघर्ष करना पड़ेगा कि सभी जीव जंतु में क्या है, असमानताएं पाई जाती हैं। तो आपका 5वां पॉइंट है वातावरण से अनुकूलन, तो जो अनुकूलन कर पाते हैं वो जीवित रह पाते हैं, जो अनुकूलन नहीं कर पाते, जिनमें क्षमता नहीं होती अनुकूलन की, वो नष्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल है आपका डायनासोर। यहाँ डायनासोर को ध्यान रखना, और यहाँ जीवन संघर्ष में जिराफ को ध्यान रखना कि जो डार्विन थे उन्होंने जो जिराफ का, लेमार्क ने जो वर्णन किया था ना, लंबी गर्दन और आपके आगे की टांगें लंबी होने का, वो इन्होंने अलग उसका वर्णन कर दिया था। और नई जातियों की उत्पत्ति, जो अनुकूलन के बाद जो जातियाँ होंगी वो अपने पहले के पूर्वजों से अलग होंगी, भिन्न होंगी। अब आते हैं डार्विनवाद की जो आलोचना की गई थी। तो पहली आलोचना थी कि इन्होंने उत्परिवर्तन पर कोई प्रकाश नहीं डाला। उत्परिवर्तन क्या होता है, तो इसको इंग्लिश में म्यूटेशन कहते हैं। किसी पीढ़ी में जो जीन्स में परिवर्तन होते हैं उसके कारण जो अचानक से बदलाव आ जाता है, वही कहलाता है उत्परिवर्तन। नेक्स्ट है अवशेषी अंग के बारे में इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया कि अवशेषी अंग की जो उपस्थिति है या नहीं है, तो क्यों नहीं है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तीसरा है दैहिक व जनन कोशिकाओं की विभिन्नताओं से जो अंतर आएगा वो नहीं बताया इन्होंने। अगला है योग्यतम उत्तरजीविता के कारण को स्पष्ट तो किया है इन्होंने, लेकिन उसकी उत्पत्ति का कोई कारण नहीं बताया। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद आते हैं नव डार्विनवाद। जैसे लेमार्कवाद जो था, उसके बाद लेमार्क की आलोचना हुई लेमार्कवाद की, और लेमार्क के जो समर्थक थे उन्होंने नव लेमार्कवाद जो था आपका प्रस्तुत किया था। उसी प्रकार से डार्विनवाद की आलोचना होने के बाद डार्विन के समर्थकों ने नव डार्विनवाद के नाम से एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें डार्विनवाद के ही सिद्धांत में संशोधन कर दिया था इन्होंने। तो बीजमैन, जूलियन हक्सले, हेल्डेन आदि लोगों ने डार्विनवाद जो था उसमें संशोधन करके नव डार्विनवाद को प्रस्तुत किया है। नव डार्विनवाद के अनुसार किसी जाति पर कई कारकों का प्रभाव पड़ता है और उसके फलस्वरूप नई जातियां बनती हैं। ठीक है, कौन कौन से वो कारक हैं, तो पहला कारक है विविधता, दूसरा है उत्परिवर्तन, तीसरा है प्राकृतिकरण, चौथा है लैंगिक पृथक्करण। विविधता तो पता ही है, अलग अलग प्रकार से होना। म्यूटेशन आपको जस्ट अभी बताया है कि किसी पीढ़ी में जीन्स के परिवर्तन के कारण जो अचानक से बदलाव आता है वो होता है आपका म्यूटेशन। प्राकृतिकरण तो आपको बता ही दिया, जीवन संघर्ष के बाद जो प्रकृति बदल रही है निरंतर, उसमें जो हमें बदलाव करना पड़ेगा खुद के अंदर, उस प्रकृति का जो चयन करना पड़ेगा वही है प्राकृतिक वर्ण। और आपका चौथा तो आपको लैंगिक पृथक्करण समझ में आ ही गया होगा। तो इस प्रकार से आपका नव डार्विनवाद आया था। आपका जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत है वो है डार्विनवाद, याद रखना डार्विनवाद को। उम्मीद कर रही हूँ समझ में आ गया होगा डार्विनवाद, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये लेमार्कवाद की तरह। क्लियर, चलिए तो इतना ही रखते हैं आज। अगली क्लास में मिलेंगे जिसमें मैं आपका उत्परिवर्तनवाद जो है वो करवाऊँगी। बाकी का अपना पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।